तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जी एक्सप्लेन ट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फिल्म केजीएफ की पूरी कहानी को। तो चलो बस सीधा स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है 1981 में, जहाँ पीएम रमिका सेन दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द के डेथ वारंट पर साइन करती है और उसका नामो निशान दुनिया के हर पन्ने से मिटाने को कहती है। ये बातें जिस किताब में लिखी थी वो पढ़ रही थी 2018 में दीपा, जो एक पत्रकार है, और इसे ये बातें झूठ लग रही थी। उस वक्त की सरकार ने ये किताब पूरी तरह से खत्म कर दिया, पर ये किसी तरह से ये किताब निकाल के ले आई। और इस किताब में क्या लिखा है वो पढ़ के बताएंगे आनंद, जो एक बहुत ही सीनियर व्यक्ति है। इन्होंने उस व्यक्ति की कहानी लिखने में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, जिसे सरकार भी बैन करना चाहती थी। आखिर कौन है वो और क्या लिखा है इस किताब में, वो अपनी जुबानी खुद बताने इसके स्टूडियो में आ गए। इस किताब का नाम है एल्डोराडो, लेकिन 1950 से 1981 तक किसी भी न्यूज़पेपर में इस एल्डोराडो किताब का कोई जिक्र नहीं है। आनंद दीपा को बताते इस एल्डोराडो का मतलब एक ऐसा साम्राज्य जहाँ सोना निकलता है। इसके लालच में न जाने कितने राजाओं की सल्तनतें उजड़ गई। इसमें ऐसे ही एक राजा और उसके साम्राज्य का जिक्र है जिसने इस पर हुकूमत की है। दीपा इस कहानी के सच्चे होने का कोई सबूत मांगती है, तो आनंद एक पुख्ता सबूत देता है। जमीन में दफन हुआ एक शक्ति शिला, जो एक खास पत्थर है जिस पर उसके चाहने वालों ने उसकी तस्वीर बनाई है, और वो मिलेगा कर्नाटक के कोलाड गांव में, जमीन में दफन 40 फीट नीचे। तो दीपा कहती है अगर वो मिल गया तो वो इसकी कहानी पर यकीन कर लेगी। दीपा अपने लोगों को वो निकाल कर लाने के लिए कहती है। आनंद अपनी कहानी शुरू करते हैं। 1951 में कोलार के एक बैरियर में कुछ लोगों को खुदाई के दौरान एक चमकता हुआ पत्थर मिलता है। उसकी जांच पड़ताल करने सरकारी अधिकारी आए थे और साथ में था उस गांव का एक नामची पावरफुल बदमाश हर्षवर्धन। जब उसने देखा कि ये तो सोना है तो उसने सब अफसरों को मार दिया और उस जगह पर कब्जा कर लिया, जिसका नाम उसने रखा कोलार गोल्ड फील्ड यानी केजीएफ। और वो लाइम स्टोन कॉर्पोरेशन के नाम पे 99 सालों के लिए सरकार से लीज पे ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ एक औरत को बच्चा पैदा होता है, यानी एक ही दिन में दो हाथ से सोना भी मिल गया और भविष्य में उस पर कब्जा करने वाला भी दुनिया में आ गया। ये एक बहुत ही गरीब महिला है जो बहुत ही मुसीबत से अपने बच्चे की परवरिश करती है और बहुत बीमार भी है। सूर्यवर्धन इस राज को गुप्त रखने के लिए दूर दूर से मजदूरों को बंधक बनाकर लाता था जो यहाँ खुदाई करते थे, इसके लिए सोना निकालने में। अब कहानी 10 साल आगे पहुँचती है, जहाँ गनगम्मा अपनी गरीबी से बहुत परेशान थी, यहाँ तक कि वो अपना इलाज भी नहीं करा सकती। तू चाहे जैसे भी जी, पर जब तू मरेगा तो पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर आदमी होकर मरेगा। ये बात उसके दिल और दिमाग में बैठ गई थी। और ऐसे ही एक दिन उसकी माँ मर गई और ये निकल जाता है बहुत सारा पैसा कमाने। इसे पता चलता है पैसा कमाने के लिए पावर चाहिए, और पावर के लिए वो मुंबई की तरफ चल देता है, जहाँ उस वक्त सोने की स्मगलिंग का अड्डा हुआ करता था। यहाँ कब्जा जमाने के लिए दुबई की इनायत खलील और मुंबई के सेट्टी में रंजिश रहती थी, और इन दोनों के बीच एक तीसरे ने भी कदम रख दिया, जिसका नाम है राजा कृष्णरप्पा बेरिया। वो किसी असलम के पास जूते पॉलिश का काम करता है। असलम को एक पुलिस वाला परेशान कर रहा था, जिसे सबक सिखाना जरूरी था, पर ये काम करेगा कौन? तभी कृष्णरप्पा हाथ उठाता है और एक बोतल पुलिस वाले के सर पे मार के भाग जाता है। लेकिन रास्ते में उसे याद आता है वो अपना नाम बताना तो उसे भूल ही गया, इसलिए वो वापस जाता है अपना नाम बताने और एक और बोतल फोड़ के अपना नाम बताता है रॉकी, और इसी चक्कर में पकड़ा गया। इसकी जमानत करवाता है सेट्टी। वहीं पर उससे रहीम चाचा पूछते हैं तू चाहता क्या है, तो वो कहता है दुनिया। अब कहानी पहुंचती है 1978 में, जहां सूर्यवर्धन ने अपने साम्राज्य को बहुत मजबूत बना लिया था और उसे कायम रखने के लिए उसमें 5 साझेदार भी थे, जो इसके साम्राज्य में 5 खंभों की तरह थे। कमल, जो केजीएफ से कच्चा माल पिघलाकर द्वारका में सोना निकालता था, वहाँ से निकले सोने को अलग अलग जगह तक पहुँचाने का काम है राजेंद्र देसाई का। पश्चिमी तट पर हेनरियो का दबदबा था। गुरु पांड्याल इसके लिए राजनीति का हिस्सा संभालता था, और सबसे ज्यादा भरोसा उसे अपने भाई अधीरा पर है। सूर्यवर्धन का बेटा भी इसमें शामिल हो चुका, और इन दोनों की वजह से केजीएफ की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। और एक दिन अचानक सूर्यवर्धन को दिल का दौरा पड़ने से केजीएफ के सभी पार्टनर्स के मन में लालच आ गया, और पहली बार केजीएफ में बगावत की लहर आ गई। इनायत खलील का माल पहली बार मुंबई में उतरने वाला था, क्योंकि सेट्टी के दुश्मन दिलावर ने उससे हाथ मिला लिया। लेकिन उसे पता था जब तक रॉकी है जब तक वो माल उतरने नहीं देगा, इसलिए दिलावर अपने साथियों के साथ रॉकी को कैद कर लेता है। असल में रॉकी ने अपने आप को इसलिए कैद कराया था ताकि सारे बदमाश एक साथ इकट्ठा हो जाए। तब रॉकी उन्हें मारना शुरू करता है। यहाँ हमें रॉकी का बहुत ही बेहतरीन एक्शन देखने को मिलता है। रॉकी उन सबको दौड़ा दौड़ा के मारता है, और जहाँ माल उतरना था दिलावर को वहीं पे लाके बांध देता है। जब तक रॉकी यहाँ है जब तक यहाँ कोई और धंधा नहीं कर सकता। वो लोग रॉकी को देख के दूर से ही नाव घुमा के वापस लौट जाते हैं। इस बात की खबर बेंगलुरु में पहुँचती है, जिन्हें एक मर्द की तलाश थी जो इन्हें मिल गया। अब मुंबई का डॉन रॉकी था, हर किसी की जबान पे रॉकी था, और रॉकी का इल्जाम देखकर सेट्टी बौखलाने लगा। उसे खरी कोठी सुनाते हुए कहता है 10 लोगों को मार के अपने आप को डॉन समझ रहा है। तभी वहाँ हेनरियो आता है, जिसे देख के सेट्टी एक पालतू कुत्ते की तरह उसके लिए छाता लगाता है। यहाँ वो रॉकी से मिलने आया था। अगर वो बेंगलुरु में उसका एक काम कर देगा तो पूरे मुंबई का मालिक रॉकी होगा। फिर वो सेट्टी से कहता है 10 लोगों को मार के डॉन नहीं बना, उसने जितनों को मारा वो सब डॉन ही थे। अपनी मंजिल तक पहुँचने की उसे पहली सीढ़ी मिल चुकी थी और वो बेंगलुरु पहुँच गया। रास्ते में राजेंद्र देसाई की बेटी रीना सड़क पे हंगामा कर रही थी किसी गरीब को अपने आदमियों से पिटवा के। जब रॉकी जाके देखता है तो उसे वो पसंद आ जाती है और सीधा ही उसे आई लव यू बोल
देता है। फिर उसके गुंडों को भी अच्छी तरह धुलाई करके उसका एडवांस पति बनके वहाँ से चला जाता है। इस बात से कमल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों के साथ उसे ढूंढने निकल गया क्योंकि ये रीना से प्यार करता है। रॉकी को दया बताता है उसे एक आदमी को मारना है एक फंक्शन में जहाँ दुनिया भर के नेता और बड़े बड़े लोग मौजूद होंगे। उसकी कोई फोटो तो नहीं है लेकिन जब वो आएगा तो इसे खुद पता चल जाएगा। इधर कमल इसे हर जगह ढूंढता फिर रहा है और वो तो खुद रीना का ड्राइवर बनके उसे गाड़ी में घुमाने लगा। रास्ते में रेड लाइट पर उसे एक औरत दिखती है जो ट्रैफिक के बीच से अपने बच्चे के लिए वड़ा पाव उठाने की कोशिश कर रही थी। तब उसे अपनी माँ याद आती है और वो रोड पर गाड़ी लगा के सबकी गाड़ियां रोक देता है। उसके हाथ में बंदूक देख के कोई उससे बोलता भी नहीं। फिर वो खुद उसे उठाकर देता है और कहता है एक माँ की बेबसी मैं समझ सकता हूँ और ये समाज बहुत जालिम है, तुम्हें मजबूर होकर नहीं मजबूत होकर रहना होगा। इस पूरी फिल्म का सबसे बेहतरीन सीन मुझे यही लगा जो दिल को छू गया। रास्ते में वो कुछ ट्रक जाते हुए देखता है जो मुंबई में सेट्टी की निगरानी में होते हैं तो बेंगलुरु में क्या कर रहे हैं वो इनकी छानबीन में लग जाता है। तो उसे पता चलता है ये सोना मुंबई में अफ्रीका से नहीं कहीं और से आता है, पर इसका मालिक है कौन जो सेट्टी से भी बड़ा है। गुरु पांड्याल 5वीं बार जीत हासिल कर चुका है और इसी जीत में हेनरी और राजेंद्र देसाई कहते हैं अगर सूर्यवर्धन का पुतला बनवाया जाए तो गरुड़ा खुले में आएगा और फिर रॉकी उसे मार देगा, लेकिन अगर वो बच गया तो वो इन सबको खत्म कर देगा क्योंकि उसके अड्डे पर जाकर तो उसे नहीं मारा जा सकता। इधर गरुड़ा के लोग जॉन के साथ बेंगलुरु जाने की तैयारी करते हैं। रॉकी को कमल अपने आदमियों के साथ घेर लेता है और रीना उसे अपना डेयरिंग दिखाने को कहती है। अगर उसने उसे छू लिया तो रीना उसकी, लेकिन वो चुपचाप चला जाता है और सब लोग उसे चिढ़ाते हैं उल्टा सीधा कह के। कुछ दूर जाके वो सारे में एक पेट्रोल से भरा टैंक गिरा देता है। अब सबकी हवा खराब हो गई। वो सिगरेट पीते हुए आता है लेकिन अब उससे कोई फालतू नहीं बोलता। वो बड़ी आसानी से उसे छू सकता था लेकिन नहीं छूता क्योंकि वो एक मर्द है और वो इसे मजबूर करके छूना नहीं चाहता। तभी वहाँ राजेंद्र आता है और कमल को पता चलता है यही है वो जो गरुड़ा को मारेगा। वो बताता है वो रास्ते में उसे नहीं मार सकता, उसे मारने के लिए DYSS ऑफिस के अंदर ही जाना पड़ेगा और एक गन का इंतजाम ये लोग ही करा देंगे। अब गरुड़ा वहाँ आता है सब लोगों के सामने अपने बाप की मूर्ति पर से कपड़ा हटाने। रॉकी की बड़ी प्लानिंग से एक गन का इंतजाम होता है। तभी उसके लोग चारों तरफ से बंदूक निकाल के तैनात हो जाते हैं और अब आता है गरुड़ा। वो मूर्ति पर से कपड़ा हटाता है तो मूर्ति उसके बाप की नहीं बल्कि उसकी खुद की थी। ये देख के सबके होश उड़ जाते हैं। वो कहता है उसके बाप ने ये साम्राज्य शुरू किया था और वो इस साम्राज्य को और भी बड़ा बनाएगा। वो चाहे तो अभी इन सबको खत्म कर सकता है लेकिन अभी उसका बाप जिंदा है और इसके बाप को उन सब पर भरोसा है। उसके मरने पर ही वो इन सबको खत्म कर देगा। अब ये सब बुरी तरह से डरे हुए हैं कि गरुड़ा इनके साथ क्या करेगा और कैसी मौत देगा। वो इन्हें मारे इससे पहले ही उसके अड्डे में घुस के उसे मारना होगा जो एक नर्क से कम नहीं है, पर ये काम करेगा कौन। कमल भी रॉकी को मारने आ ही रहा था तभी वो हाथ उठा के कहता है कि मैं जाऊंगा वहाँ पर और ये सुन के कमल कहता है बेस्ट ऑफ लक क्योंकि आज तक जो भी कोई उस नर्क में गया है वो वापस कभी नहीं आया। रॉकी कहता है वो जगह चाहे जैसी भी हो मैं उसे वहीं जाके मारूंगा। गरुड़ा के लोग जब मजदूरों को खुदाई के लिए बंदी बना के लाते हैं तभी रॉकी उन्हीं मजदूरों के साथ मिलके वहाँ तक पहुँच गया। सूर्यवर्धन के बाद गद्दी पे उसका बेटा गरुड़ा बैठेगा। इस बात से सूर्यवर्धन के भाई अधीरा को बहुत गुस्सा आता है। गरुड़ा भी ये समझ चुका था कि KGF में बगावत हो रही है, इसलिए जब तक उसका बाप जिंदा है तब तक वो खामोश रहेगा और इसके बाद वो अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर देगा। मजदूरों को KGF में लाया जाता है और रॉकी भी इनके साथ यहाँ तक पहुँच चुका था जहाँ की दीवारें बहुत ऊंची है और इन्हें कंट्रोल करने वाला एक खतरनाक सिपाही वानारम। यहाँ मजदूरों के जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक उससे काम लिया जाता है और जब वो किसी काम का नहीं होता तो उसे मार के फेंक दिया जाता है। वहीं एक पागल आदमी को तो रॉकी में अपना मसीहा भी नजर आने लगा। गरुड़ा का भाई विराट जो अभी अभी लंदन से आया है उसे पता चलता है जो लोग गरुड़ा को मारने आए थे वो इनकी अच्छी तरह खातिरदारी कर रहा है क्योंकि इस बार काली माता को भोग चढ़ाने के लिए बकरे नहीं मंगवाए। वहाँ हर जगह बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी है। रॉकी को ये पता लगाना है कि इनमें से एक टावर के नीचे से जो सुरंग जा रही है वहाँ से जाकर उसे गरुड़ा तक पहुँचना होगा। रॉकी उन सब मजदूरों के साथ अच्छी तरह घुल मिल गया। वहाँ के बच्चों से वो इन सब सिक्योरिटी के बारे में पता निकाल लेता है, कौन सी सिक्योरिटी कहाँ पर कितनी है। वहाँ व्हाइट लाइन को क्रॉस करना हर हालत में मना है लेकिन एक बच्चा उसे पार कर लेता है। ये देख के उसका बाप जोर जोर से रोने लगता है। सब लोग दहशत में आ गए थे और पीछे पीछे उसकी माँ भी चली गई। वहाँ के गार्ड दोनों को गोली मार देते हैं और रॉकी सिर्फ चुपचाप देखता रहा। वो लोग उन्हें ऐसे दफना देते हैं जैसे ये काम उनका रोज का हो। अब यहीं पर एक बूढ़ा भी था जो अंधा है। अगर इन्हें पता चल गया तो ये इसे भी ऐसे ही दफना देंगे। यहाँ हर कोई सिर्फ अपने मरने की दुआ मांगता रहता है क्योंकि ऐसी जिंदगी से बेहतर तो मौत है। वही पागल आदमी कहानियां सुनाकर यहाँ के लोगों में जीने की आस जगाता रहता है। सूर्यवर्धन बताता है उसकी मौत के बाद यहाँ बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है। इनायत खलील वो मौके की तलाश में है, अगर वो यहाँ आ गया तो वापस नहीं जाएगा। और गुरु पांड्याल राजेंद्र देसाई को बताता है अगले इलेक्शन में रमिका सेन खड़ी हो रही है जिसके नाम से ही सत्ता पलट जाती है। ये दोनों आपस में मिलकर KGF का नामो निशान मिटा सकते हैं। रॉकी बहुत प्लानिंग करके एक नक्शा देख लेता है लेकिन एक मजदूर ने उसे देख लिया। वो उससे कहता है मुझे पता है तुम यहाँ से निकलने की प्लानिंग कर रहे हो, मुझे भी साथ ले चलो, लेकिन रॉकी उसे दूर रहने को कह देता है। तभी गरुड़ा तक ये बात पहुँचती है कि जो नया ग्रुप आया है उनमें से एक मेंटेनेंस रूम में गया था नक्शा देखने। वो सब लोगों को इकट्ठा करता है। ये व्यक्ति भी वहीं पर था और इसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। गरुड़ा पूछता है जो मेंटेनेंस रूम में गया था अगर वो खुद सामने नहीं आया तो सबके सब मारे जाएंगे। तभी वो आदमी गरुड़ा की
तरफ भागता है और रॉकी उसकी तरफ उसे रोकने के लिए, पर वो बताने नहीं गया था वो गरुड़ा पर हमला करने गया था और मारा जाता है ताकि रॉकी पकड़ा न जाए। बेंगलुरु में खबर पहुंचती है रॉकी मर गया। इस बात से रीना भी बहुत दुखी होती है। एक दिन उन लोगों को इस बूढ़े के बारे में पता चल गया कि ये अंधा है और वो उसे मारने के लिए ले जाते हैं। तब रॉकी से बर्दाश्त नहीं होता, वो बिना किसी चीज की परवाह करते हुए अपने असली अवतार में आ जाता है और हर एक को अच्छी तरह से तोड़ने लगता है और सबकी बैंड बजा के बूढ़े को बाहर ले आता है। सारे मजदूर उसे देख के हैरान हो गए थे और सब जोर जोर से शोर मचाने लगते हैं ताकि किसी को पता न चले यहाँ क्या हो रहा है। रॉकी उन सबको एक साथ जला के जंग का ऐलान कर देता है। विराट को भी सत्ता चाहिए तो वो भी यही चाहता है कि गरुड़ा को मार दिया जाए। वो हेनरियो को बताता है कि रॉकी जिंदा है और साथ में एक चौंकाने वाली खबर भी, सूर्यवर्धन मर गया। जब तक ये बात गरुड़ा को पता चलती है तब तक विराट सूर्यवर्धन के पास जाके उसे मार देता है और वो आके उसे मरा हुआ देखता है। ये बात आग की तरह फैल गई जिससे हर कोई दहशत में आ गया। चिता के बाद वो कहता है कि पूजा की तैयारी आज ही की जाए, कल सुबह तक वो अपने हर एक दुश्मन को खत्म कर देगा। हर जगह सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट कर दी गई। इधर सब मजदूरों को अपनी जान बचाने की उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से सारे नराजी की लाइट चली गई। गरुड़ा पूजा के स्थान तक सैकड़ों सिक्योरिटी के साथ जाता है और पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है। उन तीनों व्यक्तियों को बलि के लिए लाया जाता है। वानरम उसे ढूंढने में लगा हुआ है जो मेंटेनेंस रूम से महल की तरफ आया है। गरुड़ा तीनों को एक एक करके बलि देता है। इधर वानरम देखता है उन तीनों में से एक आदमी की लाश तो वहीं पड़ी है, तो फिर वहाँ कौन है जिन 3 लोगों को बलि देने के लिए वहाँ ले जाया गया है। यानी रॉकी उन तीनों में से एक है और लास्ट वाले को जब बलि देता है तो रॉकी उठ के गरुड़ा का गला काट देता है। वानरम वहाँ पहुँच तो गया था लेकिन कुछ कर नहीं सका। तब तक गरुड़ा मर चुका था। सब लोगों के होश उड़ गए। कुलकर्णी हेनरियो को बताता है उसे मार दिया। ये तो उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी थी। गरुड़ा के मरने की खबर इनायत खलील को भी पहुंचती है और अधीरा को भी, जो सिर्फ सूर्यवर्धन के मरने का इंतजार कर रहा था। और अब तो उसे रोकने वाला गरुड़ा भी नहीं रहा। सब लोग केजीएफ पर राज करने का सपना देखने लगे थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता जो इंसान उसे यहाँ आके मार सकता है वो उसके साम्राज्य पे भी कब्जा कर सकता है। अब इस जगह पर रॉकी के पांव जम चुके थे। जब हेनरियो ने उसे बम्बई देने का वादा किया था तब उसे पता चला था इससे भी ऊपर कोई है और उसने जब गरुड़ा को देखा तब वो समझ गया था इसकी जगह पर कब्जा करके वो इससे भी बड़ा पावरफुल बन सकता है। इसलिए मौका मिलने पर भी उसने इसे नहीं मारा था क्योंकि रॉकी को यहाँ तक पहुँचना था। रॉकी ने उन सब लोगों के सामने गरुड़ा को मारा था जिन पे वो बरसों से जुल्म करता आ रहा है और ये देख के हर कोई डर से मुक्त हो गया और सब रॉकी की सेना बन चुके थे। 400 गार्ड वानाराम के इशारे पे रॉकी को मारने के लिए तैयार थे, लेकिन 2000 लोग रॉकी के इशारे पे मर मिट जाने को तैयार थे। ये तो सिर्फ एक चैप्टर है, असली कहानी तो अब शुरू होगी और पहली कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी केजीएफ चैप्टर 1 की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मेरी ऐसी ही वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय, जय हिंद।